Good morning, dear student. Today we will discuss about trait and type. इसमें दो classification of Ulam-Hubbard's trait. We have already studied the three somatotypes. The first one ectomorphy, endomorphy, and mesomorphy. In the 1940, W. H. Kellogg developed a classification of personality types that linked a person temperament with his or her somatotype. First one endomorphy, second one mesomorphy, last one is ectomorphy. What is endomorphy? These individuals have short arm and leg. They have a round physique. Their limbs seem to be shorter because of excessive deposit of adipose tissues. The upper part of arm and leg are significantly thicker than the lower part. It is hard for them to lose weight. They have soft body. They have underdeveloped muscles. They have a capacity of high fat storage and become fat easily. It means नॉर्मली उन लोगों का एंडोमॉर्फी क्या होता है हम लोग प्रीवियस 11th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोबारा मैं तुम लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उन लोग हाइट शॉर्ट है और उन लोगों का हाथ भी छोटा है, पैर भी छोटा है। उनका फिजिक्यू कैसे होता है गोल मोटल, हम लोग जैसे बोलते हैं गोल पटल, वैसे ही फिजिक्यू होता है। कैसे कि टोटल राउंड। ज़्यादा इनका बॉडी में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होने के कारण उन लोगों का हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ता है। उनका अपर पार्ट से लोअर पार्ट जो है थोड़ा कम है। इट इज़ हार्ड देम। इन लोगों का वेट कभी उन लोगों का वजन कभी कम नहीं कर सकते उन लोग। उन लोगों का अंडर डेवलप मसल्स है। इन लोग के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इन लोग फैट इजीली घटा नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे मेजोमॉर्फ। मेजोमॉर्फ दोनों एक्टोमॉर्फ और मेजोमॉर्फ दोनों में कंपैरिजन ये है। मेजोमॉर्फ आर कैटेगराइज्ड बिटवीन द अदर टू बॉडीज आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज मसल्स। दे हैव एथलेटिक फिजिक्यू एंड बैलेंस्ड body composition. They are able to increase their muscle size quickly and easily. They have well developed rectangular sharp body. They have thick bone and muscles. Their chest and shoulder are longer and broader in comparison to their waistline. They are physically capable of doing a lot of activity and tend to be athletic aggressive. दोनों में कंपैरिजन में एंडोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी क्या है उन लोगों का हाइट शॉर्ट है और राउंड फिगर है। और एक्टोमॉर्फी क्या होता है सबसे टलर होते हैं, उन लोगों का बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होता, उन लोगों का मसल्स डेवलप नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये मेजोमॉर्फ क्या है, इन दोनों में से ये बेहतर है। क्यों बेहतर है? इन लोगों का हाइट बढ़ा सकते हैं और उन लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर जैसा है, उन लोगों का मसल्स ग्रोथ कर सकता है, उन लोगों का फैट भी उन लोग घटा सकते हैं, वजन घटा सकते हैं। ये लोग एथलेटिक बॉडी है, कुछ भी गेम ये ले सकते हैं। मगर एंडोमॉर्फी कुछ भी गेम नहीं ले सकते, ओनली वेट लिफ्टिंग। ओनली वेट लिफ्टिंग को छोड़ के और पावर लिफ्टिंग को छोड़ के और कोई दूसरा कोई गेम में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। Next one, ectomorphy. Ectomorphy have narrow shoulder, thin arms and legs, a narrow face and a flat chest, and less muscle mass. They are slim and slender. Their diet not outstanding. They have weak construction of body and usually face great difficulty in gaining weight. The lack of muscle mass creates the impression that they are taller than they really are. They do not have a lot of strength, but they dominate the endurance sports. They have a quick metabolism of bone fat. Their light body construction make them suited for aerobic activity like gymnastics,
लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लाइक दिस टाइप ऑफ गेम्स, क्योंकि उन लोगों के पास एंड्योरेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मेटाबॉलिज्म, इन लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है उन लोगों का फैट बहुत जल्दी बर्न करता है। उन लोगों का पास स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, उन लोगों का जो मसल्स मास है बहुत कम है। ठीक है, ये पिक्चर में देख सकते हो तुम लोग, एक्टोमॉर्फ क्या है, मेसोमॉर्फ कौन है, एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ कौन है। ठीक है, यू कैन सी इजीली गेन एंड लूज, कौन, मेसोमॉर्फ, मतलब वेट लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इन लोगों को एक्टोमॉर्फ में क्या होता है, पतला होने के कारण इन लोगों का इन लोगों को वेट बढ़ाने के लिए उन लोगों का बहुत टाइम लगता है बहुत, और ये स्लो मेटाबॉलिज्म, इन लोगों का वेट ये लोग घटा नहीं सकते। देन जंक्स क्लासिफिकेशन, क्रॉल जंक हैव क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेस ऑफ सोशियबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट्स। इंट्रोवर्ट क्या है, दे आर द पर्सन हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज shyness, social withdrawal, and tendency to talk less. Owing to these characteristics, such persons seem to be self-centered, unable to adjust easily in society or social situations. They are very sensible, rigid in ideas and future-oriented. इन लोग क्या होता है, इन लोग बहुत जल्दी अटैच नहीं, सोशल ये में अटैच नहीं हो सकते, बहुत रिजिड होते हैं, बहुत सेंसिबल भी हैं, ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, ये हो गया इंट्रोवर्ट। देन एक्सट्रोवर्ट क्या है, एक्सट्रोवर्ट हैव अ टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली, आउटगोइंग, talkative and social in nature. They usually prefer social contact. They are generous, supporting and courageous. They may be called happy-go-lucky person. They show interest in present reality than future. They do not have hesitation. They express their feelings openly. They take decision and act upon it quickly. They are not affected easily by difficult and troubles. जैसे कि हम लोग एक्टोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी और मेसोमॉर्फी में तीनों में मेसोमॉर्फी बेहतर है, ऐसे ही इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट में एक्सट्रोवर्ट बेहतर है, क्योंकि ये लोग बहुत फ्रेंडली होता है, कोई भी सबके साथ मिलजुल रह जाते हैं, और उन लोगों का बोलने का स्टाइल सोशल नेचर के साथ मिल जाता है। ठीक है, इन लोगों को कोई भी टेंशन नहीं रहता, बहुत इजीली मिलते हैं, और उनका ट्रबल हो, कौन सी प्रॉब्लम हो, उन लोग बहुत इजीली टैकल करते हैं। ठीक है, द लास्ट वन इज एम्बिवर्ट। There are only few persons who are pure introvert or pure extrovert. The remaining majority of persons possess both the quality of traits in introvert and extrovert. Such persons are called as ambivert. दोनों को मिला के जो है वो है एम्बिवर्ट। उन लोग इजीली मिल सकते हैं और रिजिड हो सकते हैं, कभी सोशल सिचुएशन में उन लोग अटैच हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। ये दोनों को मिला के हो गए एम्बिवर्ट। देन उसके बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी जो है वो क्या है, हम पढ़ेंगे। इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट पर्सन गिव डिफरेंस रिस्पॉन्स टू द सेम सिचुएशन। The big 5 factors of personalities are the 5 main dominants which define human personalities and account for individual difference. The third one is these 5 dominants of personalities are considered to be the fundamental traits that make up an individual overall personalities. That there are 5 differences in big 5 theories. The first one is openness, concentration, extroversion or neuroticism or agreeableness. The first one is openness. What is the openness? Openness is the persons who like to learn new things, new concepts and
enjoy new experience, usually remain on the top in openness. Openness include traits like being imaginative, इंसिंगुल एंड हैविंग ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट। इन लोगों के पास जो इंटरेस्ट लेवल है बहुत ज़्यादा है, कैसे कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा सीखना है, क्या क्या नया चीज़ सीख जानने को, एक्सपेरिमेंट करना है, उन लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस गेन करते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रेशनिस्ट persons who have a high degree of conscientiousness are reliable and prompt. Such persons remain organized, systematized, laborious, and complete in all respects. The third one is extroversion. Extroversion, often knowledge and extrovert, get their energy from interacting with other individuals, whereas introverts get their energy from within themselves. Extroversion includes the trait of being energetic, talkative, and assertive. The fourth one is agreeableness. Agreeableness. Such individuals are friendly, cooperation, compatible, kind, and genuine. Persons who through agreeableness may be more distant of others. They are usually kindly, generous, activeness, and sympathetic. The last one is neuroticism. Neuroticism is also called emotional stability. This domination related to one's emotional stability and the degree of negative emotions. Persons who have high neuroticism causes experience emotions instability and negative emotions. Such individuals remain moody and tense. Thank you, students. Have a nice day. If you have any doubt, you can ask me.